वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं पिछले 5 साल के अंदर, और उन वीडियोस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नीश टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात की है। बट इसके अंदर एक ऑफ कोर्स पर्सनल फाइनेंस का जो एक टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं आप इंजीनियर हैं और आप कैसे इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मैं इन सारी वीडियोज़ को जो मैंने अपलोड किए हैं, मैंने बहुत सारी इंटरेक्शंस की हैं, उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो बहुत कम इम्पैक्ट करती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, लेट्स से फाइनेंस डायरेक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप एमबीए इन फाइनेंस हैं, वो इम्पैक्ट नहीं लेकर आ सकते आप जो एक रेगुलर पर्सन जो कॉमन सेंस रखता हो और वो उसका माइंडसेट बन चुका हो अपनी वेल्थ ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी पैसिव इनकम ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने ही फाइनेंस प्रोफेशनल को मैं जानता हूँ जिनका स्टॉक मार्केट का अकाउंट ही नहीं है। सो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन किस चीज़ के अंदर है, इट्स अबाउट योर माइंडसेट और आपकी जो कंपनी होगी जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, कंपनी का मतलब ये कि जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है वो आपका माइंडसेट किस तरह से ऑल्टर कर रहे होते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो अगर आप मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो उनके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। वो लिमिटिंग बिलीव्स आप इमेजिन नहीं कर सकते कि छोटी छोटी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते अपने अपनी वेल्थ को। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मिडिल क्लास लिमिटिंग बिलीफ रखती है अपनी स्पेंडिंग को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, या फिर अपनी जो भी उनका माइंडसेट होता है और उनको वेल्थ ग्रो ना करने की तरफ वो माइंडसेट लेके जा रहा होता है, उस पे हम बात करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मेरा गाड़ियों से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो सबसे बड़ा फ्लेक्स क्रिएट करता है, लोग जो सोचते हैं कि शायद ये लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, वो आपकी गाड़ी है। आप जितनी अच्छी गाड़ी लेकर जाएंगे आपको लगता है कि सामने वाले उसको एक स्टेटस सिंबल को की तरह लेंगे और वो समझेंगे कि आपके पास बहुत पैसे हैं, जबकि दिस इज नॉट द केस। क्योंकि जो सामने वाला बंदा अगर उस लेवल के ऊपर सोच रहा है तो आपको उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। आई एग्री ऑन सम लेवल, कभी कभी आपको अपनी गाड़ी को एक लेवल पे लेके जाना पड़ता है जस्ट बिकॉज योर जॉब रिक्वायर्स टू हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मिडिल क्लास की ये मेंटालिटी एक लिमिटिंग बिलीव बन जाती है। मैंने गाड़ी की बाय करने के ऊपर गाड़ी को किस तरह से देखना चाहिए उस पर अलग से वीडियोस बनाई हुई है। 24-10 का एक रूल है, उसको फॉलो करना चाहिए। 20% आप अगर डाउन पेमेंट कर सकते हैं तो मिनिमम 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए। मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 4 ईयर्स को लीज करना चाहिए अगर आपको आपकी कैलकुलेशन समझ में आती है, और इस तरह से करते हैं कि आप 4 ईयर्स पे उसको लेट्स से फाइनेंस करवाते हैं गाड़ी को, तो वो मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए। और 10% ऑफ योर मंथली इनकम से ज्यादा का एलोकेशन है वो आपकी गाड़ी की जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल से वीडियो बनाई कि कौन सी गाड़ी आप ले सकते हैं, कौन सी गाड़ी इस फॉर्मूले के हिसाब से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसको आप जाके देख सकते हैं। बट दिस इज हाउ अ जनरल रूल ऑफ थंब इज। कैश पे ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं यूएई में रहता हूं तो यहाँ पर एक एक्सीलेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो मेरी गाड़ी उस लेवल पे उसका ब्रेकडाउन होता ही नहीं है। 12 साल से मैं एक ही गाड़ी यूज कर रहा हूँ और मुझे कोई मसला ही नहीं है। ना उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, ना मेरी फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारी इलेक्ट्रिक कार हमें लेनी है जस्ट बिकॉज हमारी लेट्स से हमारे घर में चार्जर लगा हुआ है, अब वो यूज करना है, इससे कॉस्ट सेव होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसे लोगों से बात करते हुए देखा है कि उनको अपनी कैलकुलेशन को ही नहीं पता होता। जब तक आपको अपनी कैलकुलेशन नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए या आपको नॉर्मल गाड़ी जो अभी आप चला रहे हैं वही काम चला सकती है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ट्रैक एंड ट्रेस करने से पता चलती हैं। आप 6 महीने का डेटा अपना निकाल लें जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं उसका, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको गाड़ी अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाड़ी अपग्रेड करने का मेरे ख्याल से जो खासतौर पे जो ईवी सोच रहे होते हैं वो उस वक्त ही फायदा होता है जब आपकी जो कम्यूट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा उसमें माइलेज चाहिए होती है। अब मेरे लिए अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, तो इन माई केस मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं गाड़ी को अपग्रेड करूँ। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को गाड़ी अपग्रेड करते हुए देखा है जिनको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। सो गाड़ी एक बहुत मेजर फैक्टर है। इनफैक्ट यूएस के अंदर तो लोग कहते भी हैं कि जो मेजर वेल्थ ड्रेनर है किसी भी हाउस होल्ड इनकम के या हाउस होल्ड फैमिली के लिए वो उनकी गाड़ी है। क्योंकि हर मैंने देखा है 4 साल बाद 5 साल बाद यूजुअली गाड़ी लोग चेंज कर लेते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, आपकी जॉब किस तरह की है और बहुत सारी सिनेरियोस में मैटर करते हैं। बट यूएई के अंदर मैंने देखा है कि लोग शो ऑफ करने के लिए ज्यादा इस चीज को समझते हैं कि ये मैटर करता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट मेरा, वो है हाउसिंग। अब हाउसिंग के अंदर अगर आप अपना घर लेने जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप घर वो लेने जा रहे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है या किस तरह से घर को की कैलकुलेशन करनी चाहिए कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, इस वीडियो का पार्ट नहीं होगा वो। बट मैं एक चीज हर एक को बोलता हूँ कि अगर आप घर लेने जा रहे हैं, चाहे एज एन एक्सपर्ट बैक होम घर ले रहे हैं या आप यूएई में घर ले रहे हैं या आप कहीं और घर ले रहे हैं अपने रहने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है कि जब भी आप घर लें, चाहे वो कैश पे लें, चाहे आप उसको मॉर्गेज करें, चाहे किसी भी तरह से लें, बट देखनी ये चीज चाहिए कि आज
अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो जब आप घर ले लेंगे तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेट्स से आज आप, मैं ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि आज आप 3000 4000 दिरहम्स पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन घर लेने के बाद आपकी वो कैपेसिटी रहेगी ही नहीं कि आप 3000 4000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट कर सकें। आपकी कैपेसिटी शायद 500 दिरहम्स की भी ना रहे, क्योंकि आपकी ईएमआईज़ के अंदर पैसे जा रहे होंगे, ज़्यादा पैसे जा रहे होंगे। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। घर लेने को मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, घर लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक इमोशनल बैरियर टूटता है। मैंने ये देखा है कि मैंने जब गलती की थी अपने घर लेने की, और उस वक़्त गलती तो नहीं की थी, गलती मतलब मेरा ये है कि मैंने सारे पैसे, इनफैक्ट मैं डेट के अंदर आकर मैंने घर लिया था। उसके अगले 2 साल तक मैं कोई इन्वेस्टमेंट और नहीं कर सका था। सो वो मेरा एक लूज़िंग पॉइंट था। बट अगर मुझे कोई ये समझाता कि यार आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पैसे पूरे के पूरे घर में ना लगाएँ, अपना घर अपने हिसाब से लें, उसके बाद कुछ पैसे बचाएँ, या अगले कुछ महीनों के अंदर जो आपके पास बर्डन आने वाला है उसको कम करें, उसको मिनिमाइज़ करें, तब आप अपने हिसाब से अपना घर ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो ये लिमिटिंग बिलीफ होता है कि एक दफ़ा घर लेते हैं, बार-बार नहीं लेते, ये फ़ुज़ूल की बात है। मेरे ख़्याल से घर 5 से 10 साल के अंदर आपकी फैमिली से आउटग्रो कर जाता है। भले वो आपकी रिक्वायरमेंट कम की तरफ जा रही हो, या भले आपकी रिक्वायरमेंट ऊपर की तरफ जा रही हो, आपको चेंज करना पड़ता है। तो 10 साल का एक टाइम फ्रेम है जो मुझे समझ में आता है कि उसके अंदर आप एट मैक्स एक स्पेसिफिक घर रख सकते हैं। उसके बाद आप या तो उसको छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं। सो इसलिए ये लिमिटिंग बिलीफ आपका नहीं होना चाहिए कि घर ज़िंदगी में एक बार लिया जाता है, और अगर एक बार लिया जाता है और वो लिमिटिंग बिलीफ है, तो अगेन उस घर के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, आप उसको अपकीप भी नहीं रख रहे होते उसकी। सो घर जो वो लें जिसकी आप अपकीप कर सकें, जिसकी मेंटेनेंस आप कर सकें, उसको लेने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और जब मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा एलिवेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर वेल्थ बिल्डिंग। घर आपकी वेल्थ बिल्डिंग का पार्ट नहीं होता है। अगर आपको यूएई में रहते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर आपने कभी स्टार्ट नहीं की इन्वेस्टिंग, तो सर्वा है। सर्वा का रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप जाके यूज़ कर सकते हैं। अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस आपको मिल सकता है अगर मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। ऑल द डिस्क्रिप्शंस आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, उसको आप जाके देख सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स कैरीज रिस्क। मेरी वीडियोज़ भी हैं सर्वा के ऊपर, और यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के ऊपर, यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के ऊपर, उनको आप जाके देख सकते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि रिस्क क्या-क्या हैं। अगला पॉइंट है अबाउट ईटिंग आउट, डाइनिंग आउट, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये देखा है कि लोग एक्स्ट्रावेगेंट खर्च कर रहे होते हैं। और लोग क्यों खर्च कर रहे होते हैं? लोग इसलिए खर्च कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से कि उसके अंदर उनको थोड़ा-सा फ़ील गुड फैक्टर आ रहा होता है। आप बाहर जा रहे होते हैं। बजाय इसके कि आप डाइनिंग आउट पे वो खर्चा करें, आप उसको टेक अवे कर सकते हैं, अपने घर से कुछ लेके जा सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव अ पिकनिक और समथिंग। अगर आप इस तरह कॉन्स्टेंटली डाइनिंग आउट करेंगे, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि महीने में कम से कम 20 दिन बाहर खा रहे होते हैं, व्हिच इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। अगर आपके पास टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं और यूज़ कर रहे हैं उस टाइम का, फिर तो ठीक है, आप बाहर से खा रहे हैं एंड यू आर ईटिंग हेल्दी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आपके पास और कोई काम नहीं है, आप सिर्फ ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, लेट्स से नेटफ्लिक्स के ऊपर चिल कर रहे होते हैं, लेट्स से अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे होते हैं, एंड देन यू आर जस्ट डाइनिंग आउट बिकॉज़ यू हैव टू डाइन आउट, दैट्स अबाउट इट। फिर मेरे ख्याल से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, ऑल्दो कि आप यूएई के अंदर रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी सर्विसेज भी मिलती हैं, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी केप्ट इन मॉडरेशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली का मैक्सिमम 2000 टू 2500 दिरहम्स पर मंथ डाइनिंग आउट पे खर्च हो रहा होता है। उसमें हम हाई एंड, जब हम हाई एंड कर लेते हैं तो फिर हम अगली दफ़ा लो एंड करते हैं, ताकि ज़्यादा एक्सपेंस ना आए। तो ये एक फिक्स कॉस्ट आप बना सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि 2500 ज़्यादा है, 2500 कम है। ऐसे लोग भी हैं जो कि 5000 के ऊपर भी इट मेक्स सेंस फॉर देम टू कीप ऑन डाइनिंग आउट, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000 भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है उनके लिए। तो ये हर फैमिली का अपना-अपना होता है। इसमें ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपकी इनकम लेवल्स क्या हैं। ये आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको देख रहे होते हैं बाहर खाने को। माइंड यू, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी ऐप्स हैं यूएई के अंदर, एंटरटेनर जैसी ऐप्स हैं, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें बाय वन गेट वन के ऑप्शंस मिलते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कहते हैं कि हमें यूज़ ही नहीं करनी इस तरह की ऐप, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। आई डोंट अंडरस्टैंड दीज़ काइंड ऑफ नैरेटिव्स जब मैं लोगों से बात करता हूँ और इस तरह की बात सुनने को मिलती है। जब आपको कोई चीज़ डिस्काउंट मिल रही है तो डिस्काउंट मिल रही है, इसमें कोई शेम नहीं है। आप बड़े-बड़े लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह के डिस्काउंट ले रहे होते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। सो अगर डिस्काउंट मिल रहा है खाने-पीने में तो बहुत अच्छा है, उसको लेना चाहिए। उसके बाद अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इन्वेस्टिंग के हिसाब से उनका माइंडसेट बनता ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारी जो क्लास है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है। बट उनको ये समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग किस तरह से आपके पैसों को ग्रो करती है, भले वो छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। मैं हमेशा से फ्रूगल स्पेंडर रहा हूँ, कभी भी मैंने फजूल खर्ची नहीं की है, बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा से इतना सेन इन्वेस्टर भी नहीं रहा हूँ। मैं पिछले 5-6 साल 7 साल से जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, तो मैंने इन्वेस्टिंग अच्छी तरह से स्टार्ट की है। उससे पहले मैं इन्वेस्ट करता था, पैसे सेव करता था, बट आई डोंट
इन्वेस्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, सो दैट पीपल नो अबाउट हाउ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग हियर इन द यूएई। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता हो, इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है वो पता हो। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा होता हूँ। स्टॉक्स आर समथिंग दैट आर नो ब्रेनर कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्टॉक्स में डायरेक्ट स्टॉक्स ना इन्वेस्ट करें, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगेन सर्वा, बराका, इंटरैक्टिव ब्रोकर, स्मार्ट क्राउड, स्टेक, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई में रहते हुए। आपको अबंडेंस ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो रियल एस्टेट हो। आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $500, 2000 दिरहम्स, वट एवर द अमाउंट इज, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी मंथ कीप ऑन इन्वेस्टिंग। अब जब अगले 10 साल में देखेंगे तो मार्केट की कोई भी सिचुएशन हो, आई एम 100% श्योर कि आप पॉजिटिव में होंगे। सो मेक श्योर कीप ऑन इन्वेस्टिंग। ये मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मसला है कि इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि पैसों को डबल कैसे करना है। और ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट से निकल कर पॉन्जी स्कीम्स के अंदर जाते हैं तो जो पैसे आपके पास होते भी हैं वो भी खर्च कर देते हैं। इसके ऊपर अलग से टॉपिक है, मैंने शायद वीडियोस भी बनाई हुई है इसके ऊपर, जिसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स जो यूएई के अंदर हुए हैं वो ज़्यादातर इस वजह से हुए हैं कि लोग 10-10% मंथली रिटर्न्स का आपको प्रॉमिस करते हैं, जबकि पैसिव इनकम के अंदर 10% एनुअल रिटर्न भी अच्छा होता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक और पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पर, और ऑब्सेस्ड होते हैं लोग ब्रांड्स के लिए। जो ब्रांडेड शॉपिंग करनी है, चाहे वो बैग्स हो जाएँ, चाहे वो शर्ट्स हो जाएँ, चाहे वो बेल्ट्स हो जाएँ, चाहे वो व्हाटएवर यू थिंक ऑफ, चाहे उसके अंदर कोई घर के अंदर जो डेकोरेशन पीसेस हैं उनको ले लें, उनको ब्रांड्स के बारे वो ब्रांड कॉन्शियस हैं और उसके हिसाब से ही वो चल रहे होते हैं। अगर अपने आप को आप सिंप्लीफाई रखेंगे, और ये मिडिल क्लास का ज़्यादा मसला है, आप जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो लेट्स से टिम कुक हो जाए या मार्क ज़करबर्ग हो जाए या एप्पल का जो एक्स सीईओ था स्टीव जॉब्स, वो हो जाए, आप उसको देखें बिल्कुल प्लेन रहते हैं, क्योंकि उनको पता है दे आर देमसेल्फ द ब्रांड। अब ठीक है, मिडिल क्लास इतने आराम से खुद तो ब्रांड बन नहीं सकते, तो उनको लगता है कि जब जब वो अच्छी शर्ट पहनेंगे या अच्छा परफ्यूम लगाएंगे तो उससे ही उनकी ब्रांड अवेयरनेस आएगी, लोगों को उनको समझ में आएगा कि अच्छा इस बंदे को इंपॉर्टेंस देनी है। बट दिस इज अगेन अ लिमिटिंग बिलीफ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन बहुत सारे लोग इसमें शायद कमेंट करें कि आप यू शुड लुक गुड सो यू कैन हैव सम लास्टिंग इंप्रेशंस, बट उसकी जगहें होती हैं। हर ऑफिस इस चीज़ के लिए नहीं होता कि आप वहाँ पर लास्टिंग इंप्रेशंस क्रिएट करना शुरू करें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ऑफिस में देखा हुआ है कि आप कुछ भी कर लें उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि आप कौन से कपड़े पहन के आ रहे हैं। फ़र्क आपके काम से पड़ता है। बट ठीक है, कपड़े आर इम्पॉर्टेंट, बट उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप फजूल के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना शुरू कर दें। आप उसके अंदर भी बहुत सारे इस तरह के लोग भी होते हैं कि अपनी चीज़ों का केयर नहीं करते। अगर आपने नई चीज़ ली है तो आप उसको केयर से चलाएं, आप उसको 2 महीने तक भी इस तरह से उसको चला सकते हैं कि वो नई लगे। वो चीज़, आपने कोई शर्ट पहनी हुई है तो उसको इस तरह की केयर करें कि वो नई लगे। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो 1 महीने के अंदर भी पुरानी लग सकती है। दैट इज़ द पॉइंट कि अपने पैसों को एज मच एज पॉसिबल ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, अब एक और चीज़ जो अगला पॉइंट है हमारा, आई थिंक 6th पॉइंट है ये, जिसके अंदर मैं क्रेडिट कार्ड्स की बात करूंगा, और ये मिडिल क्लास का मसला है। अभी ट्रंप की भी एक रिसेंटली ट्रंप ने कहा है कि भाई वो यूएस के अंदर जो, अब मुझे नहीं पता कि वीडियो अपलोड कब होगी और उसके बाद किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगी। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड दैट ईजिली। कि उसने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट 10% एट मैक्स होना चाहिए पहले साल के ऊपर, जो कि इस वक्त मैं यूएई की बात करूं तो 45-50% के दरमियान होता है। यूएस की बात करें तो 25% तो एटलीस्ट होता ही है। तो वो 10% की बात कर रहा है। कोई वजह है कि वो बात ये कर रहा है, ऑल्दो कि आई डोंट थिंक सो कि वो लोगों के बेनिफिट की वजह से कर रहा है, उसके अपने पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। बट जब ये न्यूज़ आ जाएगी वीकेंड के ऊपर, तो उसके बाद जब ये मार्केट खुलेगी तो पता चलेगा कि जितनी भी स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंपनीज होती हैं। बट 10% इज नॉट ईजी टू बी इम्प्लीमेंटेड एज ट्रंप वाज सेइंग। बट उसका रीजन है कि वो क्यों कह रहे हैं। रीजन में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड्स आप स्पेंड करते हैं और उस पर मिनिमम पेमेंट पे चला रहे होते हैं उसको, तो वो मिनिमम पेमेंट के ऊपर आप जो चला रहे होते हैं उसका मंथली जो जो आपका एक्सपेंस आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और अगर आप फीस पे ना करें वो तो एक डिफरेंट ही लेवल के ऊपर जाता है। मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको जाके भी देख सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं खुद, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग हियर, बट एटलीस्ट मैंने 1.5 लाख दिरहम तो अब तक बना ही लिए हैं जस्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने अपनी पहली गाड़ी की 40% पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे की थी। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ स्पेंड हो सकता है। मैं अपने बच्चों की पूरी एजुकेशन फीस क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। ऑल्दो के कुछ स्कूल्स को मैं जानता हूँ जो कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, बट आप उसके अंदर वर्क अराउंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन फाइंड आउट वेज कि आप किस तरह से उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ग्रोसरीज और जो ईटिंग आउट होता है, अभी जो बात कर रहे थे हम, उसके अंदर मिनिमम 5% का कैशबैक तो मिल ही जाता है जब आप अच्छे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे, मैंने दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब भी इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब फाइनलाइज हो जाए प्रॉपर्टी तो मैं उनसे कुछ नेगोशिएशन ऐसी करूँ कि मुझे एज मच एज पॉसिबल क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकूँ। और अच्छे डेवलपर्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अंदर आपको कैश फ्लो भी इंप्रूव हो सकता है और उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कैशबैक भी मिल सकता है, विच अगेन
हेल्प्स यू व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग। बट ये सारी चीज़ें मैं जब कर रहा होता हूँ जब मुझको बहुत सारी चीज़ें पता है, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल एज़ वेल कि वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ ही नहीं कर सकते। आई थिंक इसके लिए तो एक कोई डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना चाहिए। जबकि लोगों को ऐसे ही ये टूल दे दिया जाता है, उनकी सैलरी से 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स उनकी लिमिट हो जाती है और वो उनको लगता है कि बस अब तो कोई मसला ही नहीं है। दे कैन स्वैप द कार्ड एट देयर विल, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है मेरे ख्याल से। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करें। मैं हमेशा जब भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो उसको मेरी कोशिश ये होती है कि उसकी डेट से वेल अहेड मैं उसको पे ऑफ कर दूँ, रादर देन उसको आई कीप ऑन लैप्सिंग टाइम और उसकी मिनिमम पेमेंट पे जाऊँ। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मिनिमम पेमेंट पे गया हूँ, और कभी कोई गलती हुई भी है तो उसके बारे में मैंने वीडियोज़ में बात की कि वो गलतियाँ क्या थी और उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ लोगों को, जो खास तौर पे मिडिल क्लास अगेन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, कि वो टेक अपग्रेड्स फ़िज़ूल के बहुत कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी गाड़ी के बारे में तो मैंने बात कर ही ली थी कि वो हर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं यूएई में रहते हुए। मैं यूएई की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। टेक अपग्रेड्स के अंदर आपके फ़ोन्स होते हैं। अब ये मेरा फ़ोन है, मेरे पास ये वाला फ़ोन है ऑलमोस्ट कोई 3 साल से, और जो इससे पहले वाला फ़ोन था वो मैं डिफरेंट और चीज़ों में यूज़ करता हूँ, बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं इस वाले फ़ोन को, ये भी अभी चल रहा है। तो ये वाला फ़ोन जो है ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 2017-18 में लिया था, 18 में लिया था आई थिंक, और उसके बाद मैंने दूसरा फ़ोन लिया था 22 में आई बिलीव। मेरा जो फ़ोन का साइकिल है वो 4 साल का साइकिल है, और 4 साल के अंदर मैं फ़ोन चेंज करता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर साल या 2 साल बाद फ़ोन चेंज कर रहे होते हैं, और जबकि मेरा काम तो काफ़ी ज़्यादा होता है फ़ोन के लिए, और मैं अपना कंटेंट में भी इस चीज़ को यूज़ कर रहा होता हूँ। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो टेक अपग्रेड्स हैं वो देखभाल के लिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने, जो पहली दफ़ा में गलती करते हैं, और जिसे कहते हैं ना सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए एक बार। आप आईफ़ोन ले रहे हैं तो आप ले ही रहे हैं उसका बेस मॉडल, जिसके अंदर 125 128 जीबी उसकी स्पेस है। 2 साल बाद वो भर जाएगी या 1 साल बाद वो भर जाएगी, आपको आप ना चाहते हुए भी उसको अपग्रेड करेंगे। तो एक दफ़ा में अच्छी चीज़ लें, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से लें, एंड देन जस्ट कीप ऑन यूजिंग इट। टेक आजकल के इतने अच्छे गैजेट्स हैं कि नहीं चेंज करना पड़ते हैं आपको फ्रीक्वेंटली। सो जगह अगर आपको नहीं करना पड़ रहा है तो आप फ़िज़ूल में ये जो साइकिल लाइफ़ साइकिल उसकी कम करते जा रहे हैं टेक अपग्रेड्स की, वो कंपनीज़ के लिए तो फ़ायदा है, मेरे लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप एप्पल का फ़ोन बार-बार चेंज करेंगे तो मेरे लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि मैं मेरे पास एप्पल के स्टॉक्स हैं, या ओवरऑल इकॉनमी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उसके अंदर पैसे क्रिएट कर रहे होंगे, बट आपके अपने लिए वो फ़ायदा नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स अगेन ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मैंने ये देखा है कि जो मिडल क्लास है वो ज़्यादा इस ट्रैप के अंदर आ रही होती है। बाकी ये कि एक जनरल पॉइंट है मेरी तरफ से, कि जो मैंने कंसिस्टेंटली लोगों को देखा है, मिडल क्लास के लोगों को, जो उसको मैं कहता हूँ कि 8th पॉइंट है, कंसिस्टेंटली लिविंग अबव देयर मीन्स। जो हम कहते हैं कि लिविंग बिलो देयर मीन्स रहना चाहिए, वो हमेशा लिविंग अबव देयर मीन्स रहते हैं। जो भी काम करेंगे उसके अंदर जिस चीज़ का बजट होगा या जिस चीज़ की औकात होगी, आई वुड से, उससे वो ऊपर जाएँगे, व्हिच इज़ कंप्लीटली इनसेन। जब मैं देखता हूँ कि आप डेट में हैं, आपके पास ना कोई अपनी मेजर इनकम है, ना कोई मेजर इनकम, तो बस आपकी जॉब है, आपकी कोई साइड इनकम नहीं है, आपकी कोई पैसिव इनकम नहीं है, कोई साइड हसल नहीं है, एंड इवन देन यू आर जस्ट कीप ऑन स्पेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। और जैसे-जैसे ये टाइम बढ़ता है, वो आप एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे होते हैं। इसको हम लाइफस्टाइल क्रीप भी कहते हैं, या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जब आप अपनी चीज़ों को, आपकी थोड़ी बहुत सैलरी अगर बढ़ती है या नहीं भी बढ़ती है, तो आप हर साल अपनी एटलीस्ट जो लाइफस्टाइल है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और उसके एक्सपेंस को बढ़ा रहे होते हैं। नंबर 9th पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल क्लास है उनके साथ तो हर सूरत में आपको मिलेगा, और जो जो सबसे बड़ी कमोडिटी होती है, जो सबसे प्रेशियस कमोडिटी होती है, वो उसको ज़ाया करते हैं। मैं यहाँ पर पैसों की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ बात करूँगा आपके टाइम की। मैंने मिडिल क्लास के लोगों को इतना टाइम ज़ाया करते हुए देखा है, और जब उनको थोड़ा-सा बात करें तो ऐसा लगता है कि उनको हमने कोई गलत बात कर दी है। अगर उनको थोड़ा-सा ये मैं बोल दूँ ना कि यार आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप लेट्स से क्रिकेट देख रहे हैं, 46 ईयर्स ओल्ड, watching cricket, worrying about their future and still watching cricket, worrying about their future and still talking about politics on WhatsApp, not doing anything practical, worrying about so many things in the world that are happening, और जो उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, फिर भी उस पर परेशान होना, उस पर बात करना, कॉन्स्टेंटली वही चल रहा होता है, पॉलिटिक्स पे बात करना, और देख रहे हैं कि 47 ईयर्स के हो गए हैं तो थोड़ा सा कुछ इंप्रूव कर लें, 40 ईयर्स के हो गए हैं थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर लें। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी 40 ईयर्स के एज में स्टार्ट की थी। आप 35 के हैं, 20 के हैं, सॉरी 25 के हैं, 30 के हैं, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स जहां पर आपका फायदा नहीं है किसी चीज का, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें, गेम्स में पार्टिसिपेट करें, रादर देन वॉचिंग गेम्स ओनली। प्लस जो भी आपने सीखा है अब तक, उसको उसको लोगों को समझाना सिखाना शुरू करें, एंड देन इवेंचुअली मोनेटाइज दैट, रादर देन स्पेंडिंग mindless time on stuff that are not going to improve your लाइफ एट ऑल। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे, रियल एस्टेट के इस चैनल के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, इफ यू आर स्टक एंड नॉट लेजी। अगर आप स्टक हुए में
और आपको थोड़ी-सी मोटिवेशन चाहिए तो इस वीडियो को यहाँ पर लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है और बहुत थोड़ी अमाउंट से 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है इन दुबई रियल एस्टेट, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।